प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सभी के सम्मुख कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम में शामिल कोशिका के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। ऐसा करने से पूर्व मैं आप सभी लोगों के सम्मुख एक छोटी सी अपील करता हूँ कि कृपया आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मेरी आवाज़ एक या दो से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अगर उनके ज्ञानार्जन में मैं किसी भी प्रकार का सहयोग कर सकता हूं या मेरे इस लेक्चर को देख करके वो किसी भी प्रकार से लाभान्वित हो रहे हैं, तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा और मेरे लिए सम्मान की बात होगी। साथ ही साथ मेरी आत्मा को भी संतुष्टि मिलेगी। प्यारे दोस्तों, आइए अब हम कोशिका के बारे में चर्चा करें। जिस तरीके से हमारे आसपास कई तरह की बिल्डिंग दिखाई देती है, अगर उस बिल्डिंग के बारे में हम सोचें तो वास्तव में उन बिल्डिंग्स में एक समानता मिलती है। सभी का निर्माण ईंटों के द्वारा होता है और उसमें ईंटों की संख्या एक दो नहीं बल्कि हजारों में होती है। सभी ईंटों के मिलने से एक सुव्यवस्थित और सुंदर घर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के भीतर छोटी छोटी इकाइयां हैं। ये ही इकाइयां मिलकर के एक बड़े शरीर का निर्माण करती हैं और इन्हीं इकाइयों को हम कोशिका नाम दे सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल भी देना चाहते हैं। जैसे कई छोटी छोटी बैटरियों को मिलाने से एक बड़ी बैटरी बन जाती है और सारी बैटरियां उसमें ऊर्जा उत्पादित करती हैं और इन सभी बैटरियों की उत्पादित ऊर्जा का एकीकरण एक बड़ी बैटरी में हो जाता है और उससे बड़ा काम होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी जीवधारी का शरीर छोटी छोटी यूनिट या इकाइयों से मिलकर बना है। इन्हीं इकाइयों को हम कोशिका कहते हैं। सबसे पहले कोशिका के बारे में जो हमें आज मालूम है, उसके लिए इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कोशिश की थी। रॉबर्ट हुक ने अपनी एक स्वयं के द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी के सहायता से कार्क के टुकड़ों में छोटे छोटे कोष्ठक जैसी संरचनाएं देखी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये संरचनाएं जैसे मधुमक्खी के छत्ते में बनने वाले कोष्ठक जैसे थे और इन्हीं को उन्होंने कोशिका नाम दिया। अंग्रेजी में इसको सेल्स कहते हैं। उनके सम्मान में ही उनको कोशिका विज्ञान का जनक माना जा सकता है। कोशिका से संबंधित जो भी अध्ययन हम विज्ञान विषय में करते हैं, उसी को हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं, अर्थात जीव विज्ञान विषय की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं के संगठन, उनकी बनावट, उनकी रासायनिक संरचना, उनके कार्य करने का ढंग आदि गुणों का अध्ययन करते हैं। उसको हम साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि वास्तव में कोशिका की डिफिनीशन क्या है, तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने अपने अपने स्तर से कई परिभाषाएं दी हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है वह ये है कि कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो सभी जीवधारियों में मिलती है। तो कोशिका वास्तव में हमारे शरीर के भीतर होने वाली विभिन्न क्रियाओं को भी करती है और साथ ही साथ उनमें समन्वय भी रखती है। अब इसके आगे अगर हम देखना चाहें तो कोशिकाएं वास्तव में दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स।
प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत ऐसी सेल्स आती हैं, ऐसी कोशिकाएं आती हैं जिनकी संरचना बहुत सरल होती है, उसमें किसी तरीके की जटिलता नहीं मिलती। आगे हम इसको डिटेल में स्पष्ट करेंगे। दूसरी टाइप की कोशिका यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती है। इनकी संरचना प्रोकैरियोटिक सेल्स की अपेक्षा थोड़ा जटिल है और ये प्रायः उच्च वर्ग के जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों में मिलती हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे नील हरित शैवाल, जीवाणु आदि की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आती हैं, जबकि इसके अतिरिक्त नाना प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति ये सब यूकैरियोटिक के अंतर्गत आती हैं। या कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में मिलने वाली सेल्स भी आती हैं, क्योंकि हम एक उच्च वर्ग के जंतु हैं, मानो उच्च वर्ग के समुदाय का जंतु माना जाता है। अब कोशिका की संरचना के बारे में थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे। कोशिका कई प्रकार की हो सकती है, उसका आकार स्वरूप अलग अलग हो सकता है। अगर शेप और साइज की बात करें तो कोशिका बहुत ही छोटी संरचना है जिसको हम आँख से नहीं देख सकते। 2-3 कोशिकाएं ऐसी हैं जिनको हम नंगी आँखों से देख सकते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा वो भी एक कोशिका ही है, उसको हम अपनी ओपन आइज से देख सकते हैं। या हमारे शरीर के भीतर मिलने वाली नर्व सेल तंत्रिका कोशिकाएं, इनकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक होती है, ये भी हम बहुत स्पष्टता से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी को छोड़ करके कोशिकाओं को हम बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म होती हैं। आप सोचिए, इनको एंगस्ट्राम, नैनोमीटर आदि इकाइयों में मापा जाता है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये बहुत ही सूक्ष्म होती है। एक डेफिनेशन यह भी कह सकते हैं कि कोशिका वह संरचना है जो बहुत ही सूक्ष्मतम होती है और हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाओं को संपादित करती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कोशिकाएं कहने का मतलब बहुत ही सूक्ष्म होती हैं। अब कोशिका के बनावट के बारे में चर्चा करेंगे, या कह सकते हैं उसकी संरचना कैसे होती है। तो देखिए, कोशिका के चारों तरफ एक बाउंड्री वाल होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला कहते हैं। उसके अंदर एक चिपचिपा जेली सदृश अर्ध तरल पदार्थ भरा होता है जिसको जीवद्रव्य कहते हैं। तो कोशिका कला के भीतर जीवद्रव्य मिलता है। जीवद्रव्य के भीतर केंद्रक द्रव्य मिलता है और केंद्रक के भीतर केंद्रक द्रव्य मिलता है। केंद्रक द्रव्य के अंतर्गत हमारे जीवन के पैतृक लक्ष्यों को निर्धारित करने वाले गुणसूत्र धागे के रूप में दिखाई देते हैं, जो एक जाल के सदृश संरचना बनाते हैं, जिसको हम क्रोमैटिन जाल कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमैटिन जाल छोटे और मोटे होकर कई खंडों में टूट जाते हैं, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। केंद्रक द्रव्य के बाहर, या कह सकते हैं कि केंद्रक द्रव्य के चारों ओर भी एक कला मिलती है जिसे केंद्रक कला कहते हैं। ये छिद्रित होती है। छिद्रित इसलिए होती है क्योंकि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान बिना किसी ओपन चैनल के नहीं हो सकता है, तो इसलिए उसमें छिद्र पाए जाते हैं, जिससे कोशिका द्रव्य से वस्तुओं का आदान प्रदान केंद्रक द्रव्य तक हो सके, या केंद्रक द्रव्य से जो भी रासायनिक यौगिक वगैरह हैं उनका आदान प्रदान कोशिका द्रव्य में हो सके। तो केंद्रक कला और कोशिका कला के बीच जो द्रव्य मिलता है उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं।
इसी कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं जिनको कोशिकांग कहते हैं। क्योंकि कोशिका के अंदर मिलते हैं इसलिए वो कोशिका के अंग माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे उसके भीतर मिलने वाले कोशिकांगों के कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, स्फीरोसोम्स। इसके अतिरिक्त अन्य कोशिकांग भी मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि सेल के भीतर भी छोटे छोटे कोशिकांग हैं जो अलग अलग तरीके का कार्य करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है। सेल के लिए जो जरूरी ऊर्जा होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा उत्पादित की जाती है। लाइसोसोम का काम ये है कि कोशिका के भीतर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाए या कोशिका का कोई अंग काफ़ी कह सकते हैं जर्जर हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो उसका पाचन करके ख़त्म कर देती है। विकृत और रोगग्रस्त अंग को समाप्त करने का काम लाइसोसोम का है। गाल्जी बॉडी भी एक महत्वपूर्ण संरचना है जो हमारे सेल के भीतर कुछ रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण करती है। इसके अतिरिक्त शुक्राणुओं के एक्रोसोम मीन्स जो शुक्राणुओं का अगला सिरा होता है उसका निर्माण भी गाल्जी बॉडी के द्वारा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम लिपिड का संश्लेषण है। इसकी सतह पे राइबोसोम मिलते हैं अगर, तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और चूँकि राइबोसोम मिलता है जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, इसलिए यह भी कह सकते हैं कि रफ अर्थात रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित है और स्मूथ ये लिपिड फॉर्मेशन से संबंधित है। तो इसके अतिरिक्त भी अन्य कई तरीके के कोशिकांग मिलते हैं जो अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। अब अगला सवाल ये है कि कोशिका चूँकि दूसरे कोशिका के समीप एडजस्ट होकर के जुड़ी रहती है, तो इनके भीतर भी एक दूसरे के भीतर पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो कोशिका कला में भी कई छिद्र होते हैं जो एक सेल से दूसरे सेल तक या दूसरे सेल से पहले सेल तक पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। और एक सेल दूसरे सेल के द्वारा प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ता है जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं को एक दूसरे के समीप रखता है। प्यारे दोस्तों, अब मैं कोशिका सिद्धांत के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वास्तव में कोशिका सिद्धांत विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करके स्पष्ट किया गया और इसको दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया जिनके नाम स्लाइडेन और स्वान हैं। इन्होंने कुछ तथ्य बताए जिनको मिलाकर के ही कोशिका सिद्धांत का निर्माण हुआ। उसके अनुसार दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात ये कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप बनती हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर किसी नई कोशिका का निर्माण हो रहा है तो वो पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा ही संभव है, कहीं अलग से नई कोशिका का निर्माण नहीं हो सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि सभी जीवों का शरीर कोशिका के द्वारा ही बनता है। इसका केवल एक एक्सेप्शन है, केवल एक अपवाद है, वायरसेस, विषाणु। वो कोशिका सिद्धांत के अपवाद है क्योंकि अकोशिकीय होने के नाते कोशिका सिद्धांत उन पर लागू होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन है। परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ने बताया है
कि जितने भी जीवधारी हैं, जीव जंतु वनस्पतियां हैं, सब सेल से मिलकर बने हैं, तो यह भी उसी से होगा। जबकि ऐसा नहीं है, ये जो कि आकोशिकीय होता है, और आकोशिकीय होने के नाते ही उसका सिद्धांत इस पर लागू नहीं हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में कुछ और प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर ज्ञान प्रदान कर सकें। धन्यवाद। अंत में आप सभी लोगों से एक अपील है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरी आवाज़ दूर तक पहुंच सके और लोगों का ज्ञानार्जन में मेरा जो योगदान बन पा रहा है वो मैं संभव कर सकूं। पुनः धन्यवाद। सभी साथियों का आभार समय देने के लिए। धन्यवाद।